हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। पेट के सिलेबस में आप देखेंगे, सबसे पहले हमारे सिलेबस में था सिंधु सभ्यता। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने वैदिक साहित्य, और उसके पश्चात हमने मौर्य वंश। और अब हम कौन सा वंश पढ़ने जा रहे हैं? गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, देखिए इसमें क्या है। गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसकी अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। याद रखिएगा, इसका टाइम था 240 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक इसके समय को माना जाता है, और इसे भारत का स्वर्ण युग, इसे नोट कर लीजिएगा। आप जब पढ़ा करें तो एक कॉपी पेन लेकर बैठिए फ्रेंड्स, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उनको नोट करते चलें। वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप उसे राइट डाउन कर लीजिए। आगे है, मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घ काल में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नागशक्ति, दक्षिण में वाकाटक और पूर्वी में गुप्त वंश प्रमुख थे। तो आज हम गुप्त वंश के बारे में ही देखेंगे। गुप्त वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? गुप्त वंश को। जब मौर्य वंश समाप्त हुआ था, उसके बाद सभी राज्य छोटे छोटे प्रदेशों में जो बट गए थे, उनमें एकता नहीं आ पा रही थी, तो गुप्त वंश ने उनको एक करने का प्रयास किया। आगे है गुप्त वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट, कहाँ? कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को संस्थापक भी कहा जाता है गुप्त वंश का। अगर प्रश्न आता है कौन थे संस्थापक, तो कौन थे? श्रीगुप्त, ये आप नोट कर लीजिए। हालांकि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया, इन्हें आदिराज भी कहा जाता है। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने 500 वर्षों बाद सन 671 से 695 के बीच किया। पुराणों में कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगाद्रोणी, प्रयाग, साकेत तथा मगध तक फैला था। श्रीगुप्त के समय में महाराज की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था, फिर आगे देखिए क्या है। प्रसिद्ध इतिहासकार के.पी. जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भार शिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। कौन? श्रीगुप्त। कहाँ के शासक थे? प्रयाग का शासक था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था, और मंदिर के व्यय में 24 गांव दान दिए थे। श्रीगुप्त संस्थापक थे, तो हमें थोड़ा सा श्रीगुप्त के बारे में भी जानकारी रख लेना चाहिए। जबकि हमारे सिलेबस में 2 ही हैं, इसमें एक समुद्रगुप्त है और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280 वर्ष तक रहा। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक राजा थे। श्रीगुप्त के बाद उनके पुत्र घटोत्कच शासक बने। इस शासक का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे इसे वैशाली दहेज में प्राप्त हुआ। गुप्त वंश में सबसे पहले रजत सिक्के चंद्रगुप्त द्वारा चलाए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश में सबसे पहले रजत के सिक्के किसने चलवाए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। अगला हमारा है, श्रीगुप्त को प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र फलक में आदिराज, श्रीगुप्त को ये भी हम ऊपर देख चुके हैं, और उनके प्रपौत्र समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में महाराज कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। विद्वानों ने उनका समय प्रायः 260 से 300 के बीच निश्चित किया है। अगला हमारा आगे देखते हैं। 7वीं सदी के अंतिम चरण में चीनी यात्री इत्सिंग ने ची ली की तो श्रीगुप्त नामक एक शासक की चर्चा की है। इसमें इनको क्या बोला गया? ची ली की तो, जो 500 वर्ष पहले नालंदा से लगभग 40 योजन पूर्व दिशा में शासन करता था।
जिसे चीन तीर्थ यात्रियों के लिए मृगशिखा वन में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया और 24 गांव दान में दिए थे। ये भी हम ऊपर देख चुके हैं इनके बारे में। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त हमारे सिलेबस में है, इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखने हैं। तो हमारा समुद्रगुप्त क्या, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी से उसका और कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के जो पुत्र कौन थे, समुद्रगुप्त थे, और 335 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठे। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में ये नामित है। इन्हें परक्रमांक कहा जाता है। सूची मिलाने के लिए दिया जाता है, अशोक दे दिया जाएगा उनका नाम, और जैसे समुद्रगुप्त दे दिया, परक्रमांक इन्हें कहा जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस समय साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विचित्र सम्राट था। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन, देखिए कितनी उपाधियाँ इनके पास है, नेपोलियन भी इन्हें कहा गया है, पर क्रमांक कहा गया है, महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ दक्षिणापथ था। इसमें 12 विजयों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं क्या है। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि संगीतज्ञ भी था। उसे कला मर्मज्ञ भी माना जाता है। मतलब ये पूछा जाता है कौन से राजा थे जिन्हें वीणा का शौक था। अभी इसमें देखिएगा लिखा होगा, उनका देहांत 380 ईस्वी में हो गया, जिसके बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, वो राजा बने। यह उच्च कोटि के विद्वान और विद्या का आदर्श संरक्षक थे। उन्हें कविराज भी कहा गया। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। वह महान कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। वह महान संगीतज्ञ थे जिसे वीणा वादन का शौक था। इन्हें वीणा वादन का शौक था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। और जानते हैं इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, हरिशेन कौन थे? समुद्रगुप्त के मंत्री एवं दरबारी कवि थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हरिशेन किसके राज्य के दरबारी कवि थे, तो यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? यह हरिशेन की रचना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं और उनको आप नोट करते जाइए। आगे है हमारा काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। उसने उदार, दानशील, असहाय एवं अनाथों को अपना आश्रय दिया। वैदिक धर्म के अनुसार इन्हें धर्म एवं प्राचीर बंध यानी धर्म का प्राचीर कहा गया है। कितने नाम हैं समुद्रगुप्त के? समुद्रगुप्त का साम्राज्य, समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्व मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध और गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें शामिल था। दक्षिणापथ के शासक पश्चिमोत्तर भारत की विदेश शक्तियाँ उसकी अधीनता स्वीकार करती थीं। और आगे देखिए कि क्या है। समुद्रगुप्त के काल में राजनीतिक विकेंद्रीकरण, विदेशी शक्तियों के आधिपत्य के बाद आर्यावर्त पुनः नैतिक एवं भौतिक उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा था। आगे अब हमारा अगला टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको क्या विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई है। ये भी आता है सूची में, ऐसे ही देगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक उधर दे दिया जाएगा, विक्रमादित्य और क्या जो नाम थे उनके, जो उपाधियाँ हैं वो सब दे दी जाएंगी। आपको कूट में मैच कराना रहेगा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे, इनके बारे में जान लेते हैं। समुद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में, कितनी? 375 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुए। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिष दत्त देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। किसमें? विक्रमादित्य के। उसने 375 से लेकर 415 लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विस्तार हुआ। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देखिए, इनके भी क्या क्या नाम है, देवगुप्त, देवराज, देवश्री। उन्हें विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। आगे उसने नागवंश, वाकाटक, कदम वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया कि शकों पर आक्रमण करने से पहले दक्कन में उसको समर्थन हासिल हो जाए। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात, काठियावाड़ की विजय प्राप्त की। वाकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति से शकों का उन्मूलन किया। आगे है कदम्ब राजवंश का शासक कुंतल, जो भी कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम का विवाह कदम वंश में हुआ था। इन्होंने चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह कहाँ कर दिया था? वाकाटक में। हाँ, वाकाटक के में किया था और अपने पुत्र का विवाह कहाँ किया? कदम वंश में कर दिया। फिर इसके बाद क्या है? शक उस समय गुजरात तथा मालवा के प्रदेशों पर राज कर रहे थे। शकों पर विजय के बाद उस साम्राज्य न केवल मजबूत बना, बल्कि उसका पश्चिमी समुद्र पत्तनों पर आधिपत्य भी स्थापित हुआ। इस विजय के पश्चात उज्जैन गुप्त साम्राज्य की राजधानी बना। विद्वानों को इसमें संदेह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति थे। उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने सन 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत यात्रा की। चीनी यात्री कौन से हैं? फाहियान। 399 से 414 ईस्वी तक। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। इनका समय आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को क्या बोला? स्वर्ण युग भी बोला इन्होंने। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त एक महान प्रतापी सम्राट थे। उसने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया। इसके बाद इनकी विजयों के बारे में है, ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक विजय। पश्चिम में शक क्षत्रप शक्तिशाली साम्राज्य था। ये गुप्त राजाओं को हमेशा परेशान करते थे। शक गुजरात के काठियावाड़ और पश्चिम मालवा में राज्य करते थे। 379 ईस्वी 412 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर आक्रमण कर विजित किया। अगला है विहिक विजय। महाशैली स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु के 5 मुखों को पार कर वाहिकाओं पर विजय प्राप्त की। वाहिकाओं का समीकरण कुषाणों से किया गया है। पंजाब का वह भाग जो व्यास का निकटवर्ती भाग है। अगला है बंगाल विजय। महाशैली स्तंभ लेख के अनुसार ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के शासकों के संघ को परास्त किया। आगे इन्होंने क्या किया है? इनका है गणराज्यों पर विजय। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों पर समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अपनी स्वतंत्रता घोषणा कर दी गई। परिणामतः चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इन राज्यों को पुनः विजित कर और समुद्रगुप्त ने फिर इनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त ने अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य पश्चिम में गुजराती, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और चंद्रगुप्त के शासन में उनकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी तथा द्वितीय राजधानी उज्जैनी। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन। अगला हमारा है चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके दरबार में विद्वानों और कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। अब देखिए इनके में ये भी इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है। इनके 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट्टपरक, वराहमिहिर, वररुचि, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णुशर्मा और भास्कराचार्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया था, जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नाम से प्रतिपादित किया। देखिए सब कुछ हमारे देश में प्राचीन काल में पहले ही बता दिया गया था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया था, न्यूटन के
गुरुत्वाकर्षण के नियम के नाम से उसको बाद में प्रतिपादित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का गुप्त वंश, और इसे आप ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन से नोट जरूर कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।